हेलो एवरीवन। ये सीरीज हमारी चल रही है कॉमर्स के पीवाईक्यू की, ठीक है ना, जिसमें कि हमने क्या स्टार्ट किया है, कहाँ से बता दूँ एक बार मैं आपको कि हमने यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स में जो दिसंबर में 2022 में जो एग्जाम हुआ था ना, 4 मार्च 2023 को, उसका फर्स्ट शिफ्ट जो था कॉमर्स का, उसके हमने इसमें जब हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए थे पिछले लेक्चर में, है ना। 5 के बाद यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हमसे पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन कि पॉलिसी ऑफ पेइंग सेफ, यानी कि पेइंग सेफ की पॉलिसी जो फॉलो की जाती है अकाउंटेंट के द्वारा, वो किस कंसेप्ट पे बेस होती है, ये पूछा हमसे, ठीक है ना। पेइंग सेफ पॉलिसी जो होती है ना, वो अकाउंटेंट के द्वारा जो वो फॉलो की जाती है, तो वो हमारी होती है कंजर्वेटिव कंसेप्ट पे। कंजर्वेटिव कौन सा, कि फ्यूचर के लॉसेस के लिए भी हम तैयार रहते हैं, है ना। सुरक्षित चलने की नीति होती है कि आगे भविष्य में हमें प्रॉफिट ना मान के चल के हम ये मान के चलते हैं कि हमें आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है ना। तो उसके लिए पहले से ही वो हम प्रोविजन बना के चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलते हैं ना। कंजर्वेटिव कन्वेंशन यानी रूढ़िवादी परिपाटियां। पढ़ लेते हैं इसको, क्या होता है ये चारों ही जो एक्सप्लेन करते हैं। ड्यूअल कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, ईच ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जहाँ पे जब भी बिजनेस एक्वायर करता है किसी भी एसेट्स को, तो वो मनी को पे करता है। एक तरफ तो पैसा गया उसके पास से, दूसरी तरफ उसने एसेट्स आ गई उसके पास से। 2 कंसेप्ट हो गए ना, एक तरफ पैसा गया उसका, दूसरी तरफ उसने एसेट्स प्राप्त कर ली, मनी पे की, और 2 साइड्स आर कॉइन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी 2 एस्पेक्ट हो गए उसके, है ना। अब अगर हम बात करें किसकी, कन्वेंशन या कंजर्वेटिज्म की, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस भी बोलते हैं हम इसको, कि ये एक ऐसी पॉलिसी होती है हमारी जो कि एंटीसिपेटेड पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, यानी कि फ्यूचर में जो लॉसेस हो सकते हैं उनके लिए हम पहले से ही, बट नॉट गेन, हम ये नहीं मान के चलते कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा, हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में हमें आने वाले टाइम में हमें लॉस हो सकता है, नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट प्ले इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर ऑफ अकाउंटिंग रूल्स में, जो कि इंक्लूड करता है हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी पैसा हमारा डूब भी सकता है, एंड द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग रूल्स, जहां पे हमें फ्यूचर के लॉसेस के लिए तैयार रहते हैं हम यहाँ पे, है ना। एक है हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट वो बोलता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एट विच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि रेवेन्यू हमें तब रिकॉग्नाइज हो गया तभी हमने उसको क्या कर लिया, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया, रियलाइजेशन, जब हमें रियलाइज हुआ तभी हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया बुक में, ठीक है ना, ये होता हमारा। इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली रिकॉर्ड द अमाउंट एट द सेल्स वर एक्चुअल मेड, जब एक्चुअली में सेल्स हो गई तभी हम उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड द रिकॉर्ड द सेल्स व्हेन द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड, यानी कि सेल्स को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने क्या किया, गुड्स को डिलीवर्ड कर दिया। इफ द कस्टमर नॉट पेड सच एज, यानी कि कस्टमर ने कैश पे नहीं किया, उससे हमें मतलब नहीं है, गुड्स हमने डिलीवर्ड कर दी ना, तो बस उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना, ये चीज होती है इसमें। दूसरी तरफ देखें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, कि हर एक ऐसी चीज को हम एंट्री करेंगे, हर एक ऐसी चीज को हम जो वो लिखेंगे वो केवल मनी से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो। एवरी ट्रांजेक्शन इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी, जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें होगी ना, केवल उसी को लिखेंगे हम। जैसे कि प्रोडक्शन और सेल्स, वेजेज, ईटीसी इज ऑल कन्वर्टेड इनटू मनी, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सेल कितने रुपए की हुई, कितना हमें वेजेज देना है, कितने रुपए का हमने प्रोडक्शन किया, ये सारी चीजें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स और वाई पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर हैं जो कि 4 और 5 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स ने सरेंडर कर दिया अपना 1/4 शेयर और वाई ने सरेंडर किया 1/5 शेयर, है ना, तो फेवर ऑफ जेड के लिए। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है पार्टनर्स का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4 और 2। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना सारे, वहाँ पे इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी फर्म का कितना था, 1 लाख रुपए का। उसके फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितने थे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के 20,000 रुपए। तो हमसे क्या पूछा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है। इनकम टैक्स जब कितना हो, 60% हो। तो इसका राइट आंसर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बट सेपरेट सीरीज जो हमारी होगी ना, जहाँ पे हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें आई हुए सारे एक ही लेक्चर में, वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक छोटा कंसेप्ट नहीं होता, ये काफ़ी वाइड कंसेप्ट होता है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। याद रखना कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, यानी कि किस में आता है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब पढ़ लेते हैं मैक्रो और ये पॉजिटिव या नॉर्मेटिव क्या होती है। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे एक्चुअल डाटा पे, फैक्ट पे और नंबर पे बेस होता है, कौन सा, पॉजिटिव वाला। और नॉर्मेटिव हमारे ओपिनियंस, हमारी वैल्यू पे जो वो बेस होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मेटिव याद रखेंगे हम, ऐसे याद नहीं रख सकते इसको कि ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है किस, क्योंकि इसमें हमारे ओपिनियंस, हमारी वैल्यू आ रही है, और ये एक्चुअल डाटा और फैक्ट की बात कर रहा है, नंबर की। तो ये क्वांटिटेटिव है कहीं ना कहीं, है ना, क्वांटिटेटिव है ये कहीं ना कहीं। वेरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, रिजल्ट को हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, क्यों कि ये हमारे पॉजिटिव वाले एक तरीके से ये मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें हमारी उसको वेरीफाई कर सकते हैं ना, उसके रिजल्ट को हम, बट इसको पॉसिबल नहीं होता रिजल्ट को वेरीफाई करना, किसमें, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो सेफ और बियॉन्ड डाउट्स एंड कैन बी प्रूव सिग्निफिकेंसली, इसको हम सिग्निफिकेंसली प्रूव भी कर सकते हैं, किसको, पॉजिटिव को। तो हम ये मान सकते हैं पॉजिटिव हमारी जो वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वे में चल रही है, ठीक है ना। नॉर्मेटिव यानी नेगेटिव तरीके से काम कर रही है एक तरीके से। नो वे टू टेस्ट फिजिबिलिटी, इसमें हम फिजिबिलिटी को टेस्ट नहीं कर सकते नॉर्मेटिव में, एप्लीकेशन वेरियस फील्ड में। अगर हम स्कोप की बात करें तो रिजल्ट और स्टेटमेंट को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव होती हैं, और ये हमारी प्रिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है ना। अगर अप्रोच की बात करें प्रॉब्लम की, तो इसमें डज नॉट इंटेंड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इसमें हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमें एक तरीके से जरूरत नहीं होती है, और इसमें हर एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट सॉल्यूशन करने की हमें जरूरत होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। अब मैक्रो और माइक्रो क्या होता है, अभी इसका राइट आंसर क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा किसके अंदर आ रहा था, हमारा मैक्रो के अंदर आ रहा था, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है एक तरीके से। तो माइक्रो में क्या है, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, मैक्रो में क्या, नेशनल लेवल की स्टडी करते हैं हम। माइक्रो में छोटा कंसेप्ट है एक तरीके से, तो ऐसे याद रखता है, ये छोटा कंसेप्ट है और ये बड़े लेवल से चलेगा ना, ये बड़ा कंसेप्ट है। तो माइक्रो यानी छोटे कंसेप्ट में क्या है, एनालाइज करेंगे, जहां पे केवल हम क्या, डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर की डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे। और मैक्रो में क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी में की बात करेंगे हम, है ना। अच्छा, माइक्रो की बात करें तो ये किस पे डील करता है, हाउस होल्ड और फर्म के डिसीजन पे डील करता है। और मैक्रो क्या डील करता है, एग्रीगेट डिसीजन पे, यानी हर एक डिसीजन पे डील करता है ये। अगर हम स्टडी की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस की स्टडी की जाती है माइक्रो में, और मैक्रो में ओवरऑल प्राइस की स्टडी की जाती है, ठीक है ना। इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। माइक्रो की बात करें तो एनालाइज करते हैं यहाँ पे डिमांड और सप्लाई किसी भी गुड्स की या फिर लेबर की, ठीक है ना। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। एग्रीगेट यानी कि सारी डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। ये 10th नंबर क्वेश्चन है। इस 10th नंबर के बाद हम जो 11 नंबर पे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, ठीक है जी। तो इसको करते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज मोस्ट इनइलास्टिक। मोस्ट इनइलास्टिक कौन सी कमोडिटी होती है हमारी, तो वो हमारी सॉल्ट होती है, जिसकी इलास्टिसिटी नहीं होती। क्यों कि इसके, ये तो हमारी डेली नीड में हो सकता है ना सॉल्ट, यानी कि प्राइस हमारी इनकम घटने बढ़ने से इसकी जरूरत कम नहीं होगी हमारी, है ना। सिगरेट का हो सकता है प्राइस में चेंज हुआ तो बिल्कुल हम इस पे कर सकते हैं, या सोप पे हम एक तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आइसक्रीम की बात कर लें। बस सॉल्ट की बात करें तो ये तो हमारी एक तरीके से इनइलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक और इलास्टिक क्या होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम, कि इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, जहां पे लग्जरी और कंफर्ट गुड्स होती हैं जो कि इलास्टिक होती हैं। लग्जरी यानी कि एक तरीके से आईफोन की बात कर लें हम, यहाँ पे आईफोन की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें किसी भी महंगी कार की बात कर लें, तो वो हमारी इलास्टिक डिमांड होती है, जहां पे एक तरीके से हैवी इन्वेस्ट करते हैं हम। और इनइलास्टिक जो कि नेसेसिटी गुड्स होती हैं, ये तो हमारी जरूरत की है। अब नमक तो हमें जरूरत के लिए है ना, उसकी जरूरत तो कभी कम नहीं होगी, ठीक है जी। अगर हम बात करें किसकी, इलास्टिक में, तो ये मोर देन और इट इज मोर देन और इक्वल टू 1 होता है। ये मोर देन या फिर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है नहीं। और इनइलास्टिक की बात करें तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। इनका सिंबल ये होता है। कर्व की बात करें तो इलास्टिक डिमांड का कर्व क्या होता है, शैलो होता है, और इसका स्टीप होता है इनइलास्टिक का, ठीक है जी। अगर हम बात करें इलास्टिक की, तो टोटल रिवेन्यू और प्राइस मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, कि रिवेन्यू बढ़ा हमारा तो प्राइस घटेगा, प्राइस घट गया हमारा तो रेवेन्यू बढ़ गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। और इनइलास्टिक की बात करें तो ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे, रेवेन्यू बढ़ गया हमारा, प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस घट गया हमारा तो रेवेन्यू भी घट गया, ऐसे सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है जी।
तो यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।